बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी हामिद खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हामिद बायोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में हम सेरिब्रल डिस्फंक्शन, चिल्ड्रन में, बच्चों में सेरिब्रल डिस्फंक्शन यानी ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज़ है उनको डिस्कस करेंगे। तो चले सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं। आज की जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है हम उसमें मेनिंजाइटिस, उसके कॉसेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस उसको डिस्कस करेंगे, एंसेफेलाइटिस और उसके तमाम मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर वगैरह इनको डिस्कस करेंगे, हाइड्रोसिफेलिस, फेब्राइल और एफेब्राइल सीजर को डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हेड इंजरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेनिंजाइटिस। व्हाट इज़ मेनिंजाइटिस? मेनिंजाइटिस का मतलब होता है ब्रेन को जो है एक लेयर ने, जो कि 3 लेयर्स होते हैं, उन लेयर्स ने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया होता है। ठीक है, पैरामीटर, ब्रेन के जो पैरामीटर्स होते हैं यानी जो 3 लेयर्स होते हैं उसे मेनिंजेस लेयर कहते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई, मैं आपको एक फिगर में दिखाता हूँ मेनिंजेस लेयर। बेसिकली इस मेनिंजेस लेयर का काम ये होता है कि मेनिंजेस लेयर जो होते हैं, मेनिंजेस लेयर, इन मेनिंजेस लेयर ने बेसिकली ब्रेन को जो है प्रोटेक्शन दी होती है। ठीक है, नाउ यू कैन से, अब ये जो है ये एक स्ट्रक्चर इस फिगर में हम देखेंगे, ये सबसे मोस्ट आउटर सराउंडिंग स्किन कहलाता है जिसके ऊपर हेयर मौजूद होते हैं, और स्किन के नीचे जो लेयर गई है उसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं। पेरियोस्टियम के अंदर जो होता है क्रेनियम होता है, क्रेनियम जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, स्कल बोन कहते हैं। क्रेनियम के नीचे जो है ड्यूरामीटर आता है, इसके अलावा एराकनोइड मैटर आता है और इसके अलावा पायामीटर आता है। ये तीनों जो है ये बेसिकली मेनिंजेस लेयर होते हैं। इस फिगर में देखते हैं। ठीक है, ओके, तो ये इस फिगर में गौर से देखें। जैसे मैंने बताया कि स्किन है, स्किन के अंदर पेरियोस्टियम आता है, पेरियोस्टियम के बाद फिर क्रेनियम, खोपड़ी जिसे हम कहते हैं, उसके बाद ये 3 लेयर्स आते हैं। ठीक है, मोस्ट आउटर ड्यूरामीटर होता है और जो सेंटर वाला होता है उसे हम एराकनोइड मैटर कहते हैं, और मोस्ट इनर जो होता है पायामीटर होता है, और इनसाइड जो होते हैं ब्रेन के टिश्यू मौजूद होते हैं। ठीक है, तो जब भी व्हेनेवर बैक्टीरिया या वायरसेस इस लेयर को पेनिट्रेट करते हैं और ब्रेन तक के ऑर्गेनिज्म पहुंच जाते हैं तो इसकी वजह से इस लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और वायरल भी हो सकते हैं। कॉसेस क्या है? बैक्टीरियल है, वायरल है, मेडिसिन से तो बिल्कुल रेयर होता है। ठीक है, लेकिन कैंसर से भी हो सकता है। सपोज ल्यूकीमिया है, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हो रहा है और वो ब्रेन की तरफ पेनिट्रेट हो गए तो लीडिंग टू मेनिंजाइटिस। फंगल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस के साइन एंड सिम्टम में फीवर आते हैं। ठीक है, फोटोफोबिया आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फोटोफोबिया के अलावा बेसिकली फोनोफोबिया आता है। ठीक है, तो फोनोफोबिया का मतलब ये होता है कि पेशेंट जो है वो लाउड शोटिंग से जो है परेशान होता है, तकलीफ़ होती है लाउड शोटिंग से। फोटोफोबिया का मतलब जो है सनलाइट के सामने या तेज़ रोशनी के सामने पेशेंट जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस, लेवल ऑफ कॉन्शियस मतलब जो जहनी तवाज़ुन होता है और जो रिस्पॉन्ड होता है पेशेंट का वो डिक्रीज हो जाता है, अल्टर हो जाता है। स्लीपनेस, ठीक है, स्लीपनेस पेशेंट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नींद भी आ सकती है, इंसोमिया में भी जा सकते हैं, नींद नहीं भी आ सकती, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। सीजर, पेशेंट को दौरे आ सकते हैं। नेक स्टिफनेस, गर्दन जो है वो उसके अंदर जो है सख्त यानी गर्दन सख्त हो सकते हैं। नोज़े एंड वोमिटिंग हो सकता है और जॉइंट में जो है पेन का कंप्लेन हो सकता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की बात करें तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में जो है लंबर पंक्चर आते हैं। ठीक है, लंबर पंक्चर इस फिगर में आप देखें, ये बच्चों के अंदर होता है। लंबर वर्टिब्री, ठीक है, जो ये वाले वर्टिब्री होते हैं, इसके अंदर ब्रेन का कंटेंट होता है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, इस लंबर पंक्चर के अंदर एक निडल को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और उस निडल से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को जो है ड्रेन करते हैं और उसको फिर लेबोरेटरी के अंदर देखते हैं क्या इसमें कोई ऑर्गेनिज्म तो मौजूद नहीं है, इसमें कोई WBC की रेट तो नहीं बढ़े। WBC हमारे बॉडी के अपने ही इम्यून सेल होते हैं और जब बढ़ जाते हैं तो इट्स मीन के बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन मौजूद है। इसे हम लंबर पंक्चर भी कहते हैं और स्पाइनल टिप भी कहते हैं। ब्लड टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, ब्लड टेस्ट में फिर देखते हैं कि टोटल काउंट कितना है, WBC कितना है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, आया वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा मज़ीद जो है हम CT स्कैन भी करवाते हैं। ठीक है,
ब्रेन के अंदर, जैसे कि ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो गई है, नॉर्मल ग्रोथ हो गया तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम सीटी स्कैन भी करते हैं। CRP जो है ये बेसिकली गलत लिखा हुआ है, ये PCR आता है, ठीक है, इसको सही करते हैं, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये एक स्पेशल रिएक्शन होता है। अगर जब वायरल इन्फेक्शन से ये हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम उस वायरल यानी उस वायरस का बर्डन देखते हैं कि वो वायरस कितना है, कितने टाइम से और कितने तेज़ी के साथ इनसाइड द बॉडी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मेडिकल इंटरवेंशन में एनाल्जेसिक देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स देते हैं, फ्लूइड्स देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाए, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सबड्यूरल इफ्यूजन, ब्रेन के अंदर एक शंट लगाते हैं और उस शंट की वजह से जो पानी जमा होते हैं, जो फ्लूइड जमा होते हैं, उसको ड्रेन करते हैं, ठीक है, अगर मौजूद हो तो उस कंडीशन में। इंटरवेंशन क्या है, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस की हम एहतियात करेंगे कि पेशेंट से जो नेज़ल ड्रॉप्स है और ओरल ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं उसको परहेज़ करें, पेशेंट को आइसोलेट करें, ठीक है। इसके अलावा सीजर के साथ जो रिस्क आते हैं, रिस्क ऑफ इंजरी, उससे परहेज़ रखना है। वाइटल साइन इनपुट आउटपुट चार्ट को मॉनिटर करना है। चाइल्ड की न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जैसे कि जिसे हम GCS स्केल कहते हैं उसको मॉनिटर करना है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, इंची टेप से हम हेड के सरकमफेरेंस नोट करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड अ डार्क एंड क्वाइट एनवायरनमेंट, डार्क एनवायरनमेंट देंगे जहाँ पे फोटोफोबिया की कंप्लेन ना हो, और क्वाइट देंगे जहाँ पर फोनोफोबिया की कंप्लेन ना हो, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फोनोफोबिया कौन सी कंडीशन है और कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है, तो दैट इज़ मेनिंजाइटिस। चाइल्ड को फ्लैट में रखना है, फ्लैट पोजीशन में रखना है, ठीक है। चाइल्ड को इंतहाई एहतियात से मूव करना है और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो है वो एडमिनिस्टर करना है, ओके। इंसेफेलाइटिस ब्रेन के दो हिस्से होते हैं जिसे हम मेजर, ठीक है, टेलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन, ठीक है। जेनी इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है कि जब ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो जाए रादर देन मेनिंजीज लेयर, जब ब्रेन के सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम एंसेफेलाइटिस कहते हैं, ठीक है, मतलब ब्रेन का स्वेल हो जाना। तो उसकी वजह से चाइल्ड का जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी चेंज हो जाते हैं, चाइल्ड लेथार्जी फील करता है, सीजर आते हैं बार बार, स्टिफनेस आते हैं, बदन उसका सख्त हो जाता है क्योंकि न्यूरोनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं और पेशेंट जो है कन्फ्यूज रहता है। कॉजेज़ क्या हैं, सेवरल कॉजेज़ हैं, ठीक है, वायरल हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है, बाइट से हो सकता है, डॉग बाइट से हो सकता है, इंसेक्ट बाइट से हो सकता है, और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, ठीक है। हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस हो सकता है, रेबीज वायरस जैसे कि मैंने बताया उससे भी हो सकता है। एंसेफेलाइटिस जो कॉमनली कोज बाय हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस HSV, ये कॉमन वायरस है जिससे माउथ कैंसर भी होते हैं और जिससे बेसिकली ब्लिस्टर भी होते हैं माउथ के अंदर जिसे हम स्टोमाटाइटिस कहते हैं, और इसके अलावा एंसेफेलाइटिस भी होते हैं। इंटीरो वायरस और रेबीज वायरस, इसके अलावा थिक बोन वायरस, इससे भी एंसेफेलाइटिस हो सकता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन जो है इनमें साइन एंड सिम्टम जो है बल्जिंग ऑफ दी फंटानिल्स, फंटानिल्स का मतलब ये होता है कि बच्चों में, ठीक है, जो तालू होता है वहाँ पर बूंद नहीं होता, आफ्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है, इस फिगर में देखते हैं, ठीक है, क्लियर समझ में आ जाएगा। बेसिकली प्रेजेंटेशन लेक्चर में थोड़ा सा मसला होता है, कंट्रोल से बोर्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता, यहाँ पर कंट्रोल हुई, ठीक है। तो उस बोन की फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती और बच्चा जब बड़ा होता है तो तब वो जो बोन होते हैं स्कल में वो बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ से ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं वो बल्जेज आउट होते हैं, बल्जेज आउट का मतलब होता है निकल जाते हैं, ठीक है। इस फिगर में आप देखें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये क्रेनियम हो गए, पैराइटल बोन है और इसके अलावा ऑक्सीपुटल है और फ्रंटल बोन्स हैं। ये जो आपको खाली कैविटी नज़र आ रही है बेसिकली इसे हम कहते हैं फंटानेल्स। इस फंटानेल्स के अंदर से जो है ब्रेन्स की बल्जेज आती है, गुच्छक जो है निकल जाता है, ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा, ओके। और इसके अलावा नोज़ एंड वोमिटिंग होती है, स्टिफनेस अफेक्टिंग द होल बॉडी, पूरी, क्योंकि इसने मेनिंजीज ने सिर्फ जो मेनिंजाइटिस थे उसमें सिर्फ मेनिंजीज लेयर इफेक्ट हुए थे, जबकि एंसेफेलाइटिस में कंप्लीट ब्रेन इफेक्ट हो रहा है। नोज़ वोमिटिंग होगी, सब में कॉमन है।
फीडिंग बिल्कुल पुअर होगी, इरिटेबिलिटी होगी, पेशेंट जो है इरिटेबल होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम ईईजी करते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि जिसमें हम ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उसको मॉनिटर करते हैं कि आया ये जो ब्रेन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो न्यूरोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस प्रोसीजर से बेसिकली जो ब्रेन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो सर के ऊपर लगाते हैं और ब्रेन के जो न्यूरोनल फंक्शन होते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। स्पाइनल टिप और लंबर पंक्चर इसमें भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि लंबर स्पाइन से हम बेसिकली सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड लेते हैं। एमआरआई और सीटी स्कैन कर सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम दोबारा बताऊं डब्ल्यूबीसी वगैरह इनको देखते हैं, और इसके अलावा चेस्ट एक्सरा और हेड एक्सरा भी रिकमेंड करते हैं। मेडिकल इंटरवेंशन, अगर इसके कोजेस वायरल है तो फिर एंटीवायरल मेडिकेशन देंगे, अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर इन्फ्लेमेशन हो चुकी है ऑटो इम्यून की वजह से तो फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, और अगर इंसेफेलाइटिस में बार बार पेशेंट को झटके आ रहे तो फिर हम एंटी कन्वल्सन ड्रग्स देंगे जैसे कि एपीवाल के नाम से आते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, सम टाइम ऑक्सीजन जो है इनफेक्टिव एयर वे हो जाते हैं रिलेटेड टू इंसेफेलाइटिस। नर्सिंग इंटरवेंशन में सीजर के प्रिकॉशन हम अपनाएंगे। इंसेफेलाइटिस जो है इंसेफेलाइटिस के लिए हमने लॉट्स ऑफ बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है, पेशेंट को फ्लूइड्स ड्रिंकिंग करना है, वाइटल साइन इनपुट आउटपुट चार्ट को मॉनिटर करना है, और इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल स्टेटस यानी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी एज वेल एज हमने जीसीएस भी रिकमेंड करना है, देखना है बार बार। ठीक है, सिम्टम में आप देख सकते हैं इन्फेंट इरिटेबल होता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा रोता है, आइज़ जो उनकी सनसेट इस तरह होती है। ठीक है, जो ब्लैक ऑफ द आई होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, हेड जो होते हैं वो थोड़ा सा मैक्रो हो जाता है जिसे मैक्रोसेफेली कहते हैं, और जो मैंने आपको बताया कि सर के ऊपर जो हिस्सा होता है जो इनकम्प्लीट बोन की फॉर्मेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कम्प्लीट हो जाते हैं, वहाँ से जो है जिसे हम फंटाइलिन्स कहते हैं वहाँ से बल्जिंग आती है। ठीक है, ब्लर विजन होता है, अनस्टेडी गेट, इम्पेयर कॉन्शियसनेस, कोमे में भी जा सकते हैं इन सीवियर कंडीशन, सीजर, वोमिटिंग, नोजिया, हेडेक, ये सारे क्या हैं ये बेसिकली इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। ओके, थोड़ी सी डिस्टर्बन हो गई। ये हम बात कर रहे थे इंसेफेलाइटिस की, ये है हाइड्रोसेफेलिस नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हाइड्रोसेफेलिस के मैंने आपको ये साइन एंड सिम्टम बताइए सारे, लेकिन दोनों में तकरीबन सेम होते हैं, सेम होते हैं दोनों में, हाइड्रोसेफेलिस और इंसेफेलाइटिस, बस डिफरेंस आप सिर्फ याद रखें। हाइड्रोसेफेलिस जो है कंजेनाइटल और एक्वायर, कंजेनाइटल पैदाइशी भी हो सकते हैं और किसी रूट कोज की वजह से भी एक डिसऑर्डर होता है जिसमें एक्सेसिव अकोमुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसकी सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन होती है स्कल के अंदर, इसकी वजह से भी सर जो होते हैं वो बड़ा हो जाते हैं जिसे हम बेसिकली मैक्रोसेफेली कहते हैं। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि इस फिगर में आप देखें ये नॉर्मल वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, सब डूरल होते हैं, रैक्नोइड्स होते हैं, इसके अंदर बेसिकली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब ये फ्लूइड बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो इसकी वजह से दिमाग में पानी की मिकदार, दिमाग के पानी की मिकदार जो होता है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इस कंडीशन को हम हाइड्रोसेफेलिस कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोसेफेलिस है। कॉजेज में सेरिब्रल एन्यूरिज्म, सेरिब्रल एन्यूरिज्म्स का मतलब जो सेरिब्रल यानी जो सेरिब्रम्स हैं वो सेरिब्रम्स के अंदर कोई गैप आ गया था या उनके जो टिश्यूज़ थे वो इनइलास्टिक हो चुके थे। ठीक है, इनमें कोई गैप वगैरह आ चुका था या कोई और डिसफंक्शन हो चुका है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जो फ्लो है टुवर्ड दी स्पाइनल कॉर्ड वो जब ब्लॉक हो जाए तब भी हो सकता है। ठीक है, या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तब भी हो सकता है, जिसे हम ओवर प्रोडक्शन कहते हैं। बच्चों में बच्चे इरिटेबल होते हैं, हाई पिच क्राई करते हैं, सनसेट आइज होते हैं, मैक्रोसेफेली, बल्जिंग फोंटेनल्स, इसमें भी बल्जिंग फोंटेनल्स होते हैं क्योंकि अगर पानी की मिकदार बढ़ा है तो डेफिनेटली उसका प्रेशर ब्रेन के ऊपर होगा। ठीक है, हेडेक होगा, नोज़िया, वोमिटिंग, सीजर वगैरह। ठीक है, ओके, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ में हम आएंगे
तो इसमें भी हम एंटी कन्वल्सन ड्रग्स देंगे। एक बात तो क्लियर है कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसमें एंटी कन्वल्सन जो दौरे वगैरह आते हैं उसके लिए एंटी कन्वल्सन मेडिकेशन देंगे। लंबर पंक्चर लेंगे और इसके अलावा शंट लगाएंगे, परमानेंट शंट। उस शंट से ब्रेन के पानी को ड्रेन करके बाहर निकाला जाता है। हेड सरकमफेरेंस को मेजर करेंगे, हाइड्रोसेफेलिस के बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को असेस करेंगे, जीसीएस लेंगे और इसके अलावा इंसेफेलोग्राफी लेंगे। शंट को देखेंगे कि शंट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर के क्रेनियम के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है ब्रेन का, उसको भी असेस करेंगे। चाइल्ड के हेड को अपराइट सपोर्ट देंगे। स्किन केयर, हेड केयर, ठीक है, उसको बार बार हम टर्न करेंगे ताकि बेड सोर वगैरह ना हो जाए। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेब्राइल एंड एफेब्राइल सीजर। फेब्राइल वर्ड निकला है फीवर से। एफेब्राइल का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ फीवर, और सीजर कहते हैं फेब्राइल यानी बुखार की वजह से जो दौरे आए उसे हम फेब्राइल सीजर कहते हैं। और एफेब्राइल मतलब एब्सेंस ऑफ फीवर यानी बुखार की गैर मौजूदगी में जब दौरे आए, ठीक है, इस कंडीशन को हम बेसिकली एफेब्राइल सीजर कहते हैं। फेब्राइल सीजर जो है ये कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है, दिमाग का एक दौरा होता है, झटका होता है जिससे पूरी बॉडी की इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट आती है, मुंह से जाग आते हैं, पेशेंट वहीं पर हैंग हो जाते हैं। बच्चों में और यंग में आते हैं, किसकी वजह से? बुखार के बढ़ जाने की वजह से, ठीक है। 5 मिनट्स तक होते हैं और इससे ज़्यादा एसोसिएटेड नहीं होते, और ये ऑब्वियसली नॉर्मल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फेब्राइल सीजर जो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर होते हैं बच्चों में, और यूजुअली 6 मंथ से लेकर 5 ईयर ऑफ एज तक हो सकता है, और बॉयज़ के अंदर जो ये थोड़ा सा कॉमन होता है। एफेब्राइल सीजर का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ फीवर, बुखार की गैर मौजूदगी में अगर दौरा है बच्चों के ऊपर दिमाग का, ठीक है, जैसे हम झटका भी कहते हैं। आमतौर पर बच्चे आते हैं क्लिनिक में, वालदा कहती है उनको कि झटका आ गया, झटका, तो उसे हम बेसिकली क्लस्टर सीजर भी कहते हैं, जनरलाइज एफेब्राइल सीजर भी कहते हैं और एफेब्राइल सीजर भी कहते हैं, ठीक है। किसी एज में भी हो सकता है, इन्फेंसी से लेकर एडल्टहुड तक, चाइल्डहुड तक, ठीक है, और किसी भी कोई ना कोई फैक्टर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है, अगर पेरेंट्स में किसी को है तो बच्चों में भी मोस्टली डेवलप हो सकता है। ब्रेन इंजरी से हो सकता है, इन्फेक्शन और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस से, एसिडोसिस वगैरह से हो सकता है, और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से भी हो सकता है। अनलाइक फेब्राइल सीजर, एफेब्राइल सीजर जो है ये एसोसिएटेड विद, नॉट एसोसिएटेड विद फीवर। मैंने पहले ही बताया कि एफेब्राइल जो है बुखार के साथ नहीं होता, बल्कि किसी ट्रिगर के साथ होते हैं, इन्फेक्शन के साथ, एसिड बेस इम्बैलेंसेस के साथ, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ, ब्रेन इंजरी के साथ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ, इसके अलावा हेड इंजरी के साथ, कोई ना कोई इसके रूट कोज शामिल होते हैं। कॉजेज़ के फेब्राइल सीजर के मैंने पहले बताया कि बुखार किसी से भी बढ़ सकता है, वायरल से, बैक्टीरियल से और फंगल से, ईयर इन्फेक्शन जिसे हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और इवन मेनिंजाइटिस से भी बुखार आ सकते हैं, ठीक है। रैपिड रेज इन बॉडी टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा जो है इजाफा हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स में भी ये वजह हो सकती है फेब्राइल सीजर का। डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है, ब्रेन की मुकम्मल डेवलपमेंट नहीं हुई। एफेब्राइल जो ब्रेन इंजरी हो सकती है, मतलब एफेब्राइल में कोई ना कोई रूट कॉज मौजूद होगा, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गया, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एसिडोसिस में भी हो सकता है, कीटोएसिडोसिस में भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? साइन एंड सिम्टम ऑफ फेब्राइल सीजर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, फेस जो होगा वो उसका कलर रेड होगा या ब्लू होगा, और इसके अलावा पेशेंट जो है वोमिट करेगा, ठीक है, और लेथार्जिक फील करेगा, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस महसूस करेगा, ठीक है। इसी तरह इसके हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो ब्लड टेस्ट करेंगे, लंबर पंक्चर ऑब्वियसली सब में कॉमन है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मैंने बता दिए। इसी तरह इमेजिंग स्टडी में जैसे कि MRI और इसके अलावा CT स्कैन है। फेब्राइल सीजर के लिए हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ फीवर को जो है, और फीवर को सबसाइड करते हैं। जब फीवर ख़त्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली सीजर खुद ब खुद जो है ख़त्म हो जाएगा। हमारा फोकस क्या होते हैं? अंडरलाइनिंग फीवर के ऊपर, ताकि फीवर ख़त्म हो जाए और उसकी वजह से जो बार बार दौरे आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाए। कुछ केसेस में हम एंटी कन्वल्सन मेडिकेशन दे सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट सीजर की तरफ जाए। एफेब्राइल में जो है हमने रूट कॉज मालूम करना है, एंटी कन्वल्सन भी देना है चिल्ड्रन में, ठीक है, बार बार अगर प्रोलॉन्ग उनको सीजर हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, ठीक है, और उसको वजह से इंजरी के रिस्क पर पेशेंट जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब बाहर गली में जा रहे हो और अचानक उसको जो है सीजर्स आ गए और नीचे फर्श पे गिर गया तो हेड इंजरी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह मज़ीद कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए हम एंटी कन्वल्सन भी देखते हैं और इसके अलावा
ब्रेन के अंदर जो रूट कॉज है, मिसाल के तौर पे कोई ट्यूमर मौजूद है या कोई हाइड्रोसेफेलस कंडीशन है, तो उसको फिर रिमूव करते हैं, नॉर्मेलिटी को ब्रेन से रिमूव करते हैं ताकि ये सीजर जो है प्रोलॉन्ग टाइम पर ना रहे। फेब्राइल एफेब्राइल सीजर के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? तो फर्स्ट एड में पैनिक नहीं होने, ठीक है। एक साइड पर आपने पेशेंट को लेटाना है, ठीक है, और टाइमिंग देखनी है कि कितने टाइम का सीजर हो रहा है। चाइल्ड के करीब आपने जो है लेटना है, मतलब खड़ा रहना है, ऑब्ज़र्व करना है, मुंह में कुछ नहीं देना है, ठीक है। और इसके अलावा ये तो उनके लिए जो हेल्थ केयर रिलेटेड ना हो। हमने चाइल्ड की वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मॉनिटर करना है, सीजर एक्टिविटी, सीजर की टाइमिंग, एंटी कन्वल्सन मेडिकेशन देना है, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट की मौजूदगी में, ठीक है, जो डॉक्टर की मौजूदगी में। सीजर को कंट्रोल भी करना है, प्रिवेंट भी करना है, सीजर की प्रिकॉशंस वगैरह, प्रिकॉशनरी मेजर वो हमने देने हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे ऑब्जेक्ट्स बेड से हटाने हैं जिसकी वजह से पॉसिबल रिस्क हो हेड इंजरी की, ठीक है। पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करना है रिगार्डिंग टू डिजीज़। डिफरेंस क्या है फेब्राइल सीजर और फेब्राइल? फेब्राइल रूट कॉज फीवर है, फीवर सबसाइड होगा तो फेब्राइल सीजर ख़त्म होगा। एफेब्राइल रूट कॉज कुछ भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, या इसके अलावा पार्किंसनिज्म हो सकता है, या इसके अलावा एपिलिप्सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों में फेब्राइल सीजर आते हैं ड्यू टू रेस्ट टेम्परेचर, जबकि एफेब्राइल जो होता है किसी भी एज में आ सकते हैं बच्चों में, 10 साल में, 12 साल में, 20 साल में इवन, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं वो उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर वगैरह, उसकी वजह से एफेब्राइल सीजर आते हैं। एफेब्राइल जो है वो ट्रिगर होता है, मतलब एफेब्राइल की जो कॉजिंग है वो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फेब्राइल सीजर जो है लास्टिंग फ्यू मिनट्स, 5 मिनट तक, 4 मिनट तक रहते हैं, और उसकी वजह से शेकिंग होती है, जर्किंग होती है, बॉडी हिलती है और बॉडी जो है जाम हो जाती है, पेशेंट ऐसा लगता है कि पैरालाइज है। जबकि एफेब्राइल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है ब्रेन की वो एबनॉर्मल हो जाती है, और उसकी वजह से वाइड रेंज ऑफ सीजर आते हैं जिसमें जनरलाइज कन्वर्जेंस है, और इसके अलावा बहुत सारी यूनिक कम्प्लिकेशन जो एफेब्राइल में बढ़ जाते हैं। तो ये इसके अंदर अहम डिफरेंस है। हेड इंजरी, सर पे कोई चोट लगी फुटबॉल की वजह से, हार्ड बॉल की वजह से, या किसी टावर से, किसी भी चीज़ से आपका सर हिट हो गया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हेड इंजरी। हेड इंजरी एक ट्रॉमेटिक डैमेज होता है ब्रेन का, स्कैल्प जो क्लियर होती है ऊपर, ठीक है, स्कल, मेनिंजीज और ब्रेन, इनमें किसी भी पार्ट का डैमेज होना हेड इंजरी में आता है। हेड इंजरी जो कॉमन कॉज जो है बच्चों में 1 साल की उम्र में, ठीक है, कॉमन कॉज जो होते हैं डेथ का वो हेड इंजरी है। अच्छा, फोर्स, कंटेक्स ऑफ ब्रेन जो है वो फोर्स से रिलेटेड होते हैं, और लोकेशन ऑफ इम्पैक्ट, कहाँ से पड़ रहा है, कहाँ से बच्चे का हिट हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीपिटल बून से लग रहा है, फ्रंट से लग रहा है, तो उसके नतीजे में कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, ठीक है। कासेस क्या है? मोटर व्हीकल रिलेटेड एक्सीडेंट, ठीक है, कार एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया, किसी बच्चे को किसी शख्स ने मारा, सर पे ज़ोर से मारा, 10% जो है असॉल्ट में आता है, 9% अदर है, ठीक है, 12% अननोन है, 60% जो है किसी चीज़ से लग गया, 35% गिर गया अचानक, 70% जो है वो एक्सीडेंट से होता है। बाईसाइकिल स्पोर्ट एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, या सर को बहुत ज़्यादा हिला दिया है, या दीवार के साथ टकरे लगा दी डाढ़ा बलोचों की तरह, सो दैट कंडीशन इज आल्सो नोन एज अ विगरस शेकिंग, ठीक है, ओके। इसके बाद है वार्निंग साइन आफ्टर हेड इंजरी। वार्निंग साइन जो है जो पीपल्स होते हैं ब्लैक पार्ट ऑफ द आई, ठीक है, उसकी मूवमेंट थोड़ी सी यानी वो अनइक्वल हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाते हैं। विजुअल प्रॉब्लम आते हैं। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, याद रखें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो है यानी तेज़ी से वोमिट करना, फास्ट वोमिट करना प्रोजेक्शन के साथ। लेवल ऑफ कॉन्शियस चेंज हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉजनेस जो पेशेंट चक्कर आएगा उसको, कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, और सीजर आएंगे बार बार, ठीक है, और सेंसेशन और एनी एक्सट्रीमिटी, हाथ और पाँव हिलाने में उसको दुश्वारी होगी। साइन एंड सिम्टम मैंने बता दिए, हेडेक, डिजीनेस, नॉज़िया, वोमिटिंग, कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर और कन्वर्जन बार बार दौरे आ सकते हैं। ब्लर विजन हो सकते हैं, डबल, हर एक चीज़ उसको डबल दिखाई देगा। फोटोफोबिया आएगा, ठीक है, और नोज़ का जो है फोनोफोबिया आएगा, दोनों आएंगे। स्लर स्पीच जो है इरिटेबल होगा, अल्टर लेवल ऑफ स्पीच होगा, और कोऑर्डिनेशन को बैलेंस नहीं कर पाएगा। लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकता है, टेम्परेरी, ठीक है, परमानेंट भी हो सकता है। सिटी स्कैन, MRI, इंट्राक्रेनियल प्रेशर और स्कल एक्सरे जो इसमें
रिकमेंडेड है। मेडिकल इंटरवेंशन क्या है, हम एनाल्जेसिक देंगे और जो सिम्टम होंगे उसको, जो वोर्स हो रहे, जो ख़राब हो रहे, उसको मॉनिटर करना है। कुछ केसेस में सर्जिकल प्रोसीजर भी ज़रूरी होता है। अगर ब्रेन के अंदर हेमाटोमा आ गया, ब्लड क्लॉट हो गया, हेमरेज हो गया, उसको ड्रेन करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए ये सर्जिकल प्रोसीजर ज़रूर होते हैं। हेड इंजरी के बाद पेशेंट को जो है रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसके जो कोग्निटिव, मोटर फंक्शन और फिज़िकल फंक्शन होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। उसके लिए फ़िज़िकल थेरेपी देते हैं, इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं और स्पीच थेरेपी भी देखते हैं। हमने बेड रेस्ट प्रमोट करना है, पेशेंट का अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट को लिमिट करना है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और इसके अलावा रिस्पायरेटरी रेट को हमने रेगुलर मॉनिटर करना है और हेड को थोड़ा सा एवेलुएट करना है, सर तकिया के ऊपर रखना है ताकि सर थोड़ा सा ऊपर रहे स्लाइटली, ठीक है। हीट टू द ईयर टू रिलीव पेन, कानों के ऊपर हम हीट पैड लगाएंगे ताकि पेन रिलीव हो सके। चाइल्ड और उसके पेरेंट्स को एडवाइस करना है ताकि वो इमीडिएटली रिपोर्ट करें फीवर के साइन एंड सिम्टम को। थैंक यू वेरी मच। होपफुली कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरी कोशिश होती है कि ऐसे लेक्चर अपलोड किए जाएँ, ठीक है, जिससे डाउ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को आप आसानी के साथ पिक कर सके। फॉर दैट रीज़न मैं आप लोगों के लिए यही लेक्चर अपलोड करता हूँ। दुआओं की दरख्वास्त है आप सबसे, दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।